एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके बारे में मैं आज थोड़ी-सी डिटेल के साथ आपके साथ बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ रहें ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें बिकॉज़ ये हर घर की ज़रूरत भी है, हर घर का कंसर्न भी है और आप डे टू डे एक्टिविटी में इसके साथ ज़रूर इंटरैक्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, जो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कफ, डायरिया कुछ भी या स्किन की इन्फेक्शन से लेके कुछ भी इन्फेक्शन होती है तो हम क्या करते हैं आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम हुआ, मेरा गला खराब हुआ, एक दिन मैंने अमोक्सिसिलिन खाई, मेरा गला नहीं ठीक हुआ, अगले दिन मैंने एज़िथ्रोमाइसिन खा ली, उससे ठीक नहीं हुआ तो तीसरे दिन मैंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा ली। कोविड के बाद से लोगों में सेल्फ मेडिकेशन का रवाज बहुत ज़्यादा बढ़ा। होता क्या है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बनी है। एंटीबायोटिक आप जैसे ही लेते हैं वो बैक्टीरिया को किल कर देती है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक मुनासिब डोज़ और एक ड्यूरेशन चाहिए। लाइक सुबह-शाम लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है। अगर आप 1 दिन में खा लेंगे और 1 दिन छोड़ के खाएँगे, तो उससे वो जर्म पूरी तरह मरता नहीं है, बल्कि वो उसके साथ एक मुदाफ़ियत बना लेता है। वो सीख जाता है कि ये वाली ड्रग जो आ रही है, तो इससे मैंने किस तरह बचना है। वो जो अपने बॉडी के अंदर चेंजेज़ लाता है, इसे हम कहते हैं रेज़िस्टेंस डेवलप। जब वो रेज़िस्टेंट डेवलप कर लेता है, तो आप वही दोबारा एंटीबायोटिक लेंगे, तो वो उससे नहीं मरेगा। जब नहीं मरता तो वो एक ढीठ बग बन जाता है। आप रूटीन की मेडिसिन 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लेते हैं, आराम नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा तो ये दवाई खाई थी तो मैं 2 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं खा रहा हूँ तो आराम नहीं आ रहा। तो वही वाला जो ढीठ बग है या रेज़िस्टेंट बग है, वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। अब अगर वो एक कम्युनिटी में बन गया तो उस इन्फेक्शन से या उस बंदे से जिसको इन्फेक्शन लगेगी, वो भी वो ढीठ वाला जर्म ही जाके लगेगा। तो वो भी रूटीन की मेडिकेशन अगर वो बेचारा अच्छा बंदा था और वो रेगुलर वही सिंपल एक एंटीबायोटिक ले रहा था, वो लेगा तो उसको भी आराम नहीं आएगा, तो उसको भी ड्रग रेज़िस्टेंट इन्फेक्शन लगी। और इसी तरह अगर और पॉली मेडिकेशन होगी, उसके लिए उसने कुछ और तरह की मेडिसिन ले ली और उससे भी रेज़िस्टेंट हो गया। तो इससे क्या होता है कि पॉली रेज़िस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। हर तरह की एंटीबायोटिक से रेज़िस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंटीबायोटिक्स महँगी हैं, उसके टेस्ट महँगे हैं, जिसे हम कल्चर्स कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी हॉस्पिटलाइज़ेशन बढ़ जाती है, आपकी टेस्टिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है और आपको उससे नेक्स्ट कैटेगरी की एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है, जिससे कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर मैं इसे ये कहूँ कि थर्ड वर्ल्ड के लिए जो हमारे जैसे गरीब अवाम है, उसके लिए ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की हैसियत रखता है, तो ये गलत नहीं होगा। कोविड आप लोगों ने देखा, एक जर्म था जो नज़र भी नहीं आ रहा था और कितने लोग उसके साथ सफ़र किए। और इसी तरह अगर ये ड्रग रेज़िस्टेंस रही और मैं चूँकि एज़ अ रिसर्चर भी काम करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगले 10 से 15 साल में कोई नई एंटीबायोटिक मार्केट में नहीं आ रही, तो क्या होगा? लोग एक अनदेखे दुश्मन के साथ लड़ते अपनी जान देते जाएँगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक ना लें, किसी भी मुस्तलक डॉक्टर के साथ राब्ता करें। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती और अगर ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर आपको मुनासिब डोज़ में और जितने दिन की ज़रूरत होगी, उतने दिन के लिए एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसका एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी और बेदरेग इस्तेमाल ना करें। अक्सर ममालिक में ऐसे होता है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लोकल लेवल पे इस तरह के स्टेप्स लें ताकि एंटीबायोटिक की अवेलेबिलिटी को थोड़ा रेगुलेट किया जा सके, ताकि हम गैर ज़रूरी ड्रग रेज़िस्टेंस और इससे जुड़ी हुई मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी कि बीमारियाँ और उससे जुड़ी अमवात से बच सकें।